क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बार हम लोगों ने टर्म सुना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बहुत बार हम लोगों ने एक इक्वेशन देखी है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। और हम लोगों ने एक फॉर्मूले का नाम सुना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, फिर हम लोगों ने सुना है फैक्टराइजेशन, फिर हम लोगों ने सुना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक। जो बच्चे क्लास 10th में हैं उन्होंने क्वाड्रेटिक के बारे में ये चीजें सुन रखी हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आज इसको क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको दो हिस्सों में देखेंगे, 2 पार्ट्स में इसको देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना देखेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वेलकम टू शिक्षा, मैं तुषार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके इस लेक्चर में। देखते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो उसकी जो जनरल एक्सप्रेशन होती है वो होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए होता क्या है कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि वो इक्वेशन जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। अब उसी ही पॉलिनोमियल इक्वेशन में जब वो सेकंड ऑर्डर की होती है, बहुत ध्यान से इस टर्म को देखिएगा, सेकंड डिग्री की होती है जब पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इक्वेशन सेकंड डिग्री की होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री का मतलब है क्या है कि उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2। ये बहुत ही मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, मतलब बहुत ही क्या, ये मैंडेटरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये कंडीशन आपकी मैंडेटरी है कि आपकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, ठीक। तो एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जितनी हाईएस्ट पावर होगी या फिर जितनी उसकी डिग्री होगी उसके उतने ही आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी डिग्री है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको हमेशा 2 आंसर मिलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको हमेशा 2 आंसर मिलते हैं, ठीक है। इन 2 आंसर्स को हम लोग क्या बोलते हैं रूट्स। इन 2 आंसर्स को हम लोग क्या बोलते हैं रूट्स, रूट 1 एंड रूट 2, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जो भी इक्वेशन हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिलेगी वो आपकी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे जो आपका a और b है, ठीक, तो ये क्या है कोफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट। और x स्क्वायर और x ये आपका क्या हो गया वेरिएबल, एंड c आपका टर्म कौन सा है कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो गया हमारे पास कोफिशिएंट, ठीक है, ये हमारे पास हो गया कोफिशिएंट, ठीक, और ये हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक। तो हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें हमारे पास a कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट है, x स्क्वायर वेरिएबल, x वेरिएबल एंड c हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें समझ में आ गई कि सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब समझना है हमको कि हम ऐसी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम इसका एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन आप ले लीजिए, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 3x ले लिया, और इसको हम आगे ले लेते हैं माइनस 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप इससे कंपेयर करिए, देखिएगा इसको हम इसको कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो जब इसको आप कंपेयर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोफिशिएंट a कितना है इस इक्वेशन, जब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, कॉमा b की वैल्यू कितनी आ रही है -3 एंड c की वैल्यू कितनी आ रही है -10, ठीक है। जी हाँ, हम लोग साइन के साथ में कोफिशिएंट की वैल्यू लिखते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर और एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ साइन, ठीक है। जो साइन होते हैं प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपके कोफिशिएंट के साइन है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हम लोगों ने इस इक्वेशन को, जो हम लोगों ने इक्वेशन ली थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसको हमने कंपेयर करना सीख लिया। अब बात आती है कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन ही यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बात आती है कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएंगी। x की वैल्यू मैंने आपको बताया कि आपके दो आंसर आएंगे, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आएंगी, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, हम उसको निकालना सीखते। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th ICSE और क्लास 10th CBSE में, क्लास 10th CBSE में 3 मेथड है और ICSE में 2 मेथड्स हमारे पास है जिनसे पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो पहला मेथड जो हमारे पास है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन पहला मेथड हमारे पास कौन सा है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास है वो कौन सा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये CBSE के लिए है, ICSE में ये चीज 8th में ही पढ़ा दी जाती है शायद, ठीक। थर्ड मेथड जो हमारे पास है वो जो आता है वो हमारे पास आता है श्रीधराचार्य मेथड। होता क्या है कि श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही आज निकल के आता है, वो मैं भी आपको प्रूव करके दिखाता हूं। तो पहला मेथड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कौन सा है, फैक्टराइजेशन। सेकंड आते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर और श्रीधराचार्य मेथड। मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता देता हूं कि मैं अपने हर फर्स्ट वीडियो में, जो भी किसी भी टॉपिक का फर्स्ट वीडियो होता है उसमें मैं आपको कंसेप्ट के बारे में पूरी तरीके से बताता हूं, और जो हमारे सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो आते हैं उसमें कंसेप्ट के साथ में हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। मतलब जो भी पहला वीडियो आपको मिलेगा किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का, उसमें उस क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो लाइक हम इस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, लाइक x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से, इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसी मेथड को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक। एक बात और जानने को होता है कि सर हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी मालूम है तो फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यों सॉल्व करें। तो ये देखिए क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करिए, या फिर उसी को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करिए, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को यूज ही नहीं कर सकते, तो उन मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें सेकंड और थर्ड मेथड पे जाना पड़ेगा, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक। नहीं, अभी हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर किया था तो हमारे पास ये लिखा हुआ, इसको हमने पाया था जब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया था, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने कहा ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको हमने कंपेयर कर लिया तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई हमारे पास -3 और c की वैल्यू हो गई हमारे पास -10, ठीक है। तो देखिए फैक्टराइजेशन का क्या होता है कि हम लोग फैक्टर बनाते हैं, और फैक्टर हम लोग किस टर्म का बनाते हैं, जो ये bx टर्म है, मतलब जो यहाँ पे -3x है, इसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट स्टेप आप ध्यान रखिएगा, हम इसको स्प्लिट करेंगे, कौन से टर्म को स्प्लिट करेंगे, bx टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप आप याद रखिएगा, हम उसमें कॉमन लेंगे। हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए कैसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं a और c का, a और c का। a और c मतलब ये a और ये c। a कितना है आपके पास 1, c कितना है -10, ठीक है। साइन को नहीं लेते हैं, चलिए साइन को ले लेते हैं -10, ठीक है 10। अब हम फैक्टर करेंगे किसके, 10 के। तो 10 का फैक्टर आपके कितना आ जाता है, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं तो करिए, 2 5 5 1। फैक्टर कितने बन गए, 5 × 2, ये 10 के फैक्टर बन गए। अब हमारे पास जो आया 5 आया और 2 आया, जो हमारे पास 5 आया और 2 आया, तो 5 2 को हम ऐसे यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 5 और 2 को हम ऐसे यूज करेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन AC के बराबर हो जाए। ध्यान रखिएगा, जो हम स्प्लिट करेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो हम स्प्लिट करेंगे bx को हम लोग जो स्प्लिट करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन, bx को जो हम स्प्लिट करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आना चाहिए, AC के बराबर। और उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। तब एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए विद साइन,
विद साइन। तो आप देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए यहां पर, ठीक है। लाइए चलिए मैं स्प्लिट कर रहा हूं, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर, चलिए मैंने बोला आपके पास फैक्टर क्या है 5 2, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है 5 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे देखिएगा, अब देखिए -5x और -2x, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -5 इंटू 2 कितना आएगा -10 आ रहा है। और मैंने आपको बोला था कि इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आपको फिर से यही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन इसी के बराबर और एडिशन और सब्सट्रैक्शन फिर से वही बी टर्म के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बताया था, पहले तो हम bx को स्प्लिट करेंगे, अब हम क्या लेंगे इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन क्या ले सकते हैं भाई, देखिए इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन क्या आ रहा है इसमें x कॉमन आ रहा है, तो ये बचा आपके पास x माइनस 5, ठीक है। नहीं इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें 2x x माइनस 5, देखिए कॉमन आ गया। अब ये दो टर्म्स आपको मिले, ध्यान से देखिएगा, ये सेम आप इसको हर क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा जो फैक्टराइजेशन से हो सकते हैं। मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से हो सकते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इस पूरे टर्म में इस पूरे टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है x माइनस 5 हमारे पास कॉमन आ रहा है। अगर हम x माइनस 5 को कॉमन ले लें इस पूरे टर्म में से, तो इसमें से क्या बचेगा, इसमें से x बचेगा और इसमें से क्या बचेगा, इसमें से 2x बचेगा इज इक्वल टू 0। सर हमारे पास x की तो वैल्यू आई नहीं, अब क्या करेंगे। तो यहां पे जो रोल आता है वो रोल आता है हमारे पास जीरो प्रोडक्ट रूल का। बहुत ध्यान से समझिएगा जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है। जीरो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। यहां पे हमारे पास रूल आता है जीरो प्रोडक्ट रूल का। जीरो प्रोडक्ट रूल कहता है क्या है कि एक आपके पास ए है एलिमेंट और एक आपके पास बी एलिमेंट है, ठीक है, और इनका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है और इसका इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। मान लेते हैं कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन जीरो आता है, तो आप एक बहुत बात को ध्यान से समझिए कि 5 इंटू 0 भी 0 होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 0 है, और 0 इंटू 5 भी क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब अगर किसी भी दो डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है या किसी भी दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, तो उनमें से एक टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे कंडीशन आती है ईदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर a b का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, ठीक। अब इसमें आ जाइए, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 5 और x प्लस 2x का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। तो या तो ये टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से एक टर्म को 0 रखेंगे। एक बार हम रखते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ईदर दिस इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2x इज इक्वल टू 0, x प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो हम इसमें देखते हैं, तो यहां पे x की वैल्यू आ गई 5 और यहां पे x की वैल्यू आ गई, यहां पे हमारे पास वेट अ सेकंड, यहां पे हमारे पास सॉरी यहां पे x आएगा, यहां पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की, एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और x की वैल्यू आ गई 2। तो जहां पे हमने क्वेश्चन मार्क लिखा था वहां पे हमारे पास दो वैल्यू आ गई 5 और माइनस। तो ये तो हमारा प्रोसीजर था किसका, फैक्टराइजेशन का। ये हमारा प्रोसीजर कैसा था, फैक्टराइजेशन का, ठीक है। फैक्टराइजेशन में आपको यही करना है, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना होगा, फिर उसको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा और फिर उसमें से हम कोई टर्म को चूज करेंगे जिनकी वैल्यू हम यहाँ पे bx के एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रख सकते हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन ac के बराबर आएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा स्टेप है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। फैक्टराइजेशन से इक्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करना, ये मतलब क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते, क्वेश्चंस इससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और आपको समझने के लिए उसको नेक्स्ट
2 वीडियोस में देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है। हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, तो जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को देखते हैं तो देखिएगा क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है हमारे पास कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, मैं पूरा प्रूव आपको करके बताता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर को। अगर आपको क्वेश्चन सीबीएसई बच्चों के लिए है कि अगर आपको क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है तो आप इस मेथडोलॉजी को फॉलो करेंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, a से, को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए। ठीक है, अब क्या बन जाएगी इक्वेशन आपकी, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है, ध्यान से देखिएगा मैं लिखता जा रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है, बी बाई है। x का कोफिशिएंट क्या है, बी बाई है। तो x का कोफिशिएंट जो बी बाई है, इसको हम लोग किससे करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जहां भी 1/2 फ्रैक्शन की बात आते हैं बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, घबराने की बात नहीं है, बस ध्यान से समझते हुए चलिए। 1/2 से हम जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 बी ए, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, मींस 1/4 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 बी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ गया। ठीक है, तो जो ये टर्म आया है, अब हम फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, इसी टर्म को ऐड कर देंगे और हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन में, ऐड कर देंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन में किसको, 1/2 बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इस टर्म को हम इसी इक्वेशन में एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिएगा देखिएगा कितना इजी है। हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए अपॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। हम इसको इधर RHS साइड से ले आए। ठीक है, नाउ हम इसको ऐड करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन बोथ साइड हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और देखिए जो मैंने जो यहाँ पे लिखा था कि ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो इस साइड करना था, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, लेकिन अगर हम इसी को उस साइड ले जाएंगे तो आप इसको कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देते हैं। अगर हम इसमें करते हैं तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देते हैं, तो हम इसमें ऐड करते हैं प्लस 1/2 बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस 1/2 बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं अब देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, ओके, प्लस 1/4 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 बी बाई ए का होल स्क्वायर। और अगर हम इसी को इज इक्वल टू के उस साइड देखें, इसी को इज इक्वल टू के उस साइड देखें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए प्लस 1/4 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको देखिएगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा हमारे पास 4a स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ए स्क्वायर से, अगर हम a से इसको डिवाइड कर दें तब भी 4a बचेगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस 4ac और ऊपर आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर। अब देखिएगा इसको, हम इसको और इजी वे में रखें तो b स्क्वायर माइनस 4ac। जनरली जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि जो पॉजिटिव टर्म है उसको हम लोग पहले लिखें और जो नेगेटिव टर्म है उसको हम लोग बाद में लिखें। इसी वजह से हमने माइनस 4ac वहां पे लिख दिया। ठीक, अपॉन 4a का होल स्क्वायर, और जो ये स्क्वायर था जब हम इसको इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो आपके पास यहाँ पे टर्म क्या बचेगा, x प्लस बी अपॉन 2a, x प्लस बी अपॉन 2a। नाउ अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बस ऑलमोस्ट होने ही वाला है, थोड़ा सा लंबा है। यहाँ पे हो जाएगा ये बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन
4a² को जब अंडर रूट से आप बाहर करेंगे तो क्या बचेगा 2a, और जब इस टर्म को इस साइड आप भेजेंगे तो हो जाएगा -b/2a, -b/2a। अब एक बात आप ध्यान से रखिए कि जब भी हम किसी को स्क्वायर को अपोजिट साइड भेजते हैं तो वहां पे हमारे पास दो साइन आते हैं, प्लस और माइनस के। प्लस और माइनस के साइन इस वजह से आते हैं क्योंकि हमको पता नहीं रहता है कि हम किस चीज का, अगर आप +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा, और अगर आप -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा। इसीलिए अगर अंडर रूट 4 लिखा है, या फिर आपका एक सिंपल सी चीज लिखी हुई है a² = 4, तो a की वैल्यू +-2 का होल स्क्वायर हो सकता है, मतलब +2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का भी स्क्वायर 4 होगा। इस वजह से हम जब इसको अंडर रूट में भेजते हैं तो यहाँ पे हम दो वैल्यू लाते हैं +-2, हम दो वैल्यू लाते हैं +-2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे समझे +- आ गया। अब इधर x, x = हमारे पास 2a है, डिनोमिनेटर सेम है, -b + √4b² - 4ac। इसको और क्लियर तरीके से मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं क्लियर तरीके से लिख देता हूं, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये जाके आपकी x की वैल्यूज आएंगी। x की वैल्यूज कैसे आएंगी, एक बार आप प्लस में इसको रखिएगा, एक बार माइनस में रखिएगा। b आपका x का कोफिशिएंट है, a आपका x² का कोफिशिएंट है, और c आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मेथड हमारे पास क्या कहलाता है, ये मेथड हमारा कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये मेथड आपका कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये हमने सेकंड मेथड है हमारा, ठीक है। अब आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये मेथड है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है हमारे पास लिखा होता है कि आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, तो आपको यही पूरा प्रोसीजर अपनाना है, मतलब इसी पूरे प्रोसीजर को आपको करना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन अभी हम एग्जांपल में वो क्वेश्चन जो पिछला हमारा क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन जो हमारा इसका रिजल्ट आ रहा है, इसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अभी से याद कर लीजिए, 9, 10, 11, 12, इवन उसके आफ्टर दैट हर जगह आपको ये यूज में आएगा जहां भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x = -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। इस फॉर्मूले को अच्छे से आप याद कर लीजिए। इससे हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी। x की दो वैल्यू कैसे आएंगी भाई, एक बार प्लस में वैल्यू रखो, एक बार माइनस में वैल्यू रखो, b² - 4ac की। तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड हो गया। यहां से शुरुआत करी थी, यहां से आप कॉपी करिए, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड हो गया। और तीसरी जो मेथड हमने आपको बताया था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो अगर क्वेश्चन में आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करना है तो डायरेक्ट ये यूज करिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो हमने पिछली बार क्वेश्चन लिया था उसको इसी मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम देखते हैं। देखिएगा, बहुत ही इजी है। क्या था हमारे पास क्वेश्चन जो हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था, हाँ क्वेश्चन था हमारे पास x² - 3x - 10 = 0। चलिए हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, हमारे पास b की जो हमारे पास b है टर्म, ठीक है। ये b को हमने कहा था a के x के स्क्वायर के कोफिशिएंट इसको डिवाइड करना, तो ये तो 1 है, तो 1 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो सब वही आएगा, कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो b बाई a टर्म हमारे पास कितना है, -3 नहीं, तो साइन को नहीं लेंगे, सिर्फ टर्म को लेंगे 3। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 b/a का होल स्क्वायर कर देंगे, डेट विल बी 9/4, ठीक है, 9/4। अब इस इक्वेशन को थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x² - 3x = 10। अब हम 9/4 को दोनों साइड ऐड कर देते हैं, 9/4 को दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो ऐड करिए, x² - 3x + 9/4 = 10 + 9/4। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है,
ऐसा दिख रहा है आपको, आरएचएस को छोड़ दीजिए, मैं एलएचएस की बात कर रहा हूं, क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है? तो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है ना फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू उस साइड हमारे पास क्या था, अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 49/4। आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 10/1 है, एलसीएम आपका 4 आएगा, इसको ऐड करिए 49/4 आ जाएगा। चलिए अब क्या करना था, इस स्क्वायर को हम उस साइड भेजेंगे, इस स्क्वायर को हम उस साइड भेजेंगे। जब हम इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 49 का अंडर रूट 7। स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है, अप टू 20 तक आपको, मिनिमम 20 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए, वैसे तो 30 तक याद होने चाहिए, लेकिन मिनिमम 20 तक याद होने चाहिए स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 49 7 और अंडर रूट 4 आपके पास कितना आ गया 2। ठीक, अब x को हम लिखेंगे उधर इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस 7/2। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे x इज इक्वल टू ए बार 3/2, 2 तो एलसीएम है, ए बार प्लस 7 करेंगे और x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 7/2। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/2 दैट विल बी 5, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -4/2 दैट विल बी -2। आ रहा है यार, समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? फैक्टराइजेशन से जब सॉल्व किया था तब भी वैल्यू हमारे पास 5 और -2 आई थी, और अभी भी वैल्यू हमारे पास 5 और -2 आ रही है। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमको ये पूरा प्रोसीजर सॉल्व करके दिखाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमको ये पूरा प्रोसीजर दिखाना है। ठीक है, लास्ट तक वीडियो में देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते, उनको श्रीधराचार्य से ही करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि पेपर में सिर्फ एक इक्वेशन दे दी जाती है सॉल्व करने में, और बच्चे उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते रहते हैं और उनका आंसर नहीं आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, फैक्टराइजेशन से सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको वीडियो के एंड तक ये बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन श्रीधराचार्य से सॉल्व होगा, फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपने देखा, ठीक है 9। चलिए अब हम देखते हैं कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला, सेकंड मेथड हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला सॉल्व करना। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हाँ श्रीधराचार्य फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर का रिजल्ट जो आता है वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला था। तो हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे एक और टर्म लिख दे रहा हूँ कि रूट्स क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे हमारे पास। एक रूट होगा हमारे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये 2 रूट हमारे पास आएंगे आंसर में। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमारे पास वही वाले क्वेश्चन को लेते हैं, उसी क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि उसका आंसर हमें पता है। अगर वो आंसर आ जाएगा तो हमारे पास आ गया करना। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -3 है, और c की वैल्यू हमारे पास -10 है। विद साइन सारी वैल्यू को लिखेंगे, मैंने पहले भी ये चीज आपको बताई। ठीक है, अब देखते हैं इनकी वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, या फिर कह देते हैं इन दोनों इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, भाई -3 है ना b की वैल्यू, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है -10 होल अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। बस नेक्स्ट स्टेप में आपका ये सॉल्व हुआ जा रहा है। प्लस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 -10 आपका हो गया प्लस 40 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 2, यही तो पिछली बार भी आ रहा था। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। ठीक, अब क्या कर देंगे, एक बार वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एक बार x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 प्लस 7 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 माइनस 7 अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, और ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस। देखिए कितना इजी है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करना।
इजी है, बहुत इजी है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं और उसको आपको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करना है और श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो आप अब कर ही लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि अंडर रूट 3x स्क्वायर, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अक्सर हमने देखा है कि जब हमारे पास रूट में वैल्यूज आ जाती हैं, जब हमारे पास रूट में वैल्यूज आ जाती है तो हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आपको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करना है और इसी क्वेश्चन को आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी सॉल्व करना है। आई होप कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन से आप इसको इजीली सॉल्व नहीं। ठीक है, तो कर लेंगे या फिर मैं करके दिखाऊं? चलिए हम करके साथ में करते हैं, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, कोई किसी को प्रॉब्लम? ओके बेटा, चलिए हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को जो मैंने लिखी है बोर्ड पे, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था कि a की वैल्यू रूट 3 हो गई, b की वैल्यू आपकी 11 हो गई और c की वैल्यू आपकी हो गई 6 रूट 3। अलग लिख लीजिए, इजिली लिख लीजिए। ठीक है, ना हम लोग क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई कराएंगे। a आपका है रूट 3 और c है आपका 6 रूट 3। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट 3 इंटू 3 आपका 3 हो जाएगा और 6 ये आपका हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 9 3 3 1। फैक्टर्स आपके बन गए 2 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर्स बन गए। अब इन फैक्टर्स का हम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाएंगे, इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन 11 के बराबर है और इनका मल्टीप्लिकेशन AC के बराबर है। वो तो आने आएगा ही AC के बराबर। तो हमें मेन देखना है कि इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन 11 के बराबर है। कैसे आ सकता है भाई, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9 नहीं आ रहा है, 6 माइनस 3 नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, नहीं बनेगा। चलो फिर देखते हैं, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 2 11, 9 माइनस 2 7 आ रहा है, नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स तो हम कौन से बन गए, एक हम 2 को लेंगे और एक हम 9 को लेंगे 11 को ब्रेक करने के लिए। तो इसी को देखिए हम लोग लिखते हैं रूट 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 रूट 3 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ साइन का, जो भी यहाँ पे साइन है इनको सॉल्व होने के बाद वही साइन आना चाहिए। अगर प्लस 11 आ रहा है तो इन दोनों को सॉल्व होने के बाद प्लस 11 ही आना चाहिए। चलिए अब हम क्या लेते हैं, कॉमन। पहली बात तो हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कॉमन कुछ आ रहा है, हाँ क्या रूट 3 कॉमन आ रहा है, रूट 3 कॉमन आ रहा है। जब यहां से रूट 3 कॉमन लेंगे हो गया, यहाँ पे x हमारे पास बचा, तो यहाँ पे हमारे पास बचा x प्लस, इसमें से रूट 3 चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा 3 रूट 3 और मल्टीप्लाई करके इसको देख लीजिए। जब कभी कंफ्यूजन हो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 9x आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए 9x आएगा। प्लस इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से 2 चला गया, बचा 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब एक ये पूरा टर्म है, एक ये पूरा टर्म है। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, हाँ इस टर्म में से हमारे पास x प्लस 3 रूट 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ बचेगा हमारे पास 3 रूट 3x और प्लस बचेगा 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। फिर वही बात, जीरो प्रोडक्ट रूल, मैंने इसको इसके लिए रब नहीं किया था। जीरो प्रोडक्ट रूल में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इधर x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0 और रूट 3x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक टर्म हमारे पास 0 होगा। तो इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 रूट 3, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 रूट 3 और यहां पे अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस 3 रूट 3 बाय रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा माइनस 3। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3 रूट 3 और एक x की वैल्यू आ गई 3। देखिए फैक्टराइजेशन से कोई डरने की बात नहीं है, अंडर रूट में कोई वैल्यूज आपको दे दी गई, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। x की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था जिसको हमें समझना था। अब वो बात जो मैंने आपसे
से बोला था कि हम कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन उन क्वेश्चंस को हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को किससे सॉल्व कर सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को तो हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व ही कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सा क्वेश्चन होगा जिसको हम फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते हैं और श्रीधराचार्य से कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल लीजिएगा क्वेश्चन का 2x - 1/x = 7। अरे सर ये 1/x कैसे आ गया, क्वेश्चन है भाई 1/x आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम एक लीनियर फॉर्म में लाते हैं, एक सिंगल लाइन के फॉर्म में ले आए, तो एलसीएम ले लो, x एलसीएम लिया, यहाँ पे हो जाएगा 2x² - 1 = 7, 2x² - 1 = 7x, 2x² - 7x - 1 = 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आपको पहले कंफ्यूजन हो गई सर यहाँ पे तो x है, x² तो है नहीं, लेकिन अब हो गया ना, ax² - bx - c = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अच्छा इन क्वेश्चन में देखिए और इस क्वेश्चन में देखिए क्या डिफरेंस है जिसको मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। डिफरेंस ये है कि इसमें है हमारा a = 2, b = -7 और c = -1। ठीक है, जब हम यहाँ पे ac को मल्टीप्लाई करेंगे 2 है, ये हमेशा क्या है b से कम आएगा। जो क्वेश्चन में, जिन क्वेश्चन में ac b से कम आएगा हम उसको प्रिफर करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप उसमें फैक्टर बनाएंगे तो बहुत ही फैक्टर बनेंगे, लेकिन अभी आप उस लेवल के फैक्टर अभी आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बनाना चाहे तो बनेंगे फैक्टर। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चन को प्रिफर करेंगे किससे सॉल्व करने के लिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। और जिस क्वेश्चन में आपका इनका मल्टीप्लीकेशन लाइक AC = 18 था और ये आपका ग्रेटर था b से, क्योंकि b = 11 था, इन क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व। ठीक है, तो हमारा पास ये क्वेश्चन था, आप इसको चाहो तो सॉल्व करके देखो। जैसे हमने बोला कि AC = 2 है और b = 7 है, -7 है, सॉरी। ठीक है, तो AC = जो 2 है, आप इसके फैक्टर बनाओ 2 के, कभी भी आपका 7 आएगा ही नहीं, कभी भी 7 सम आएगा ही नहीं कभी, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन में आपका सम 7 नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या मेथड अपनाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला अपनाएंगे। कैसे कि a = हमारे पास 2 है, b -7 है और c -1 है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला अपनाए, देखिएगा x = -b + √b² - 4ac/2a। ठीक, आप इसको इससे सॉल्व करिएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये कंसेप्ट है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10th लेवल का। ठीक है, आपको 3 मेथड मैंने बताया, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो कि सीबीएसई वालों को, बच्चों को करना है पूरा, और तीसरा मेथड हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, इसके बाद एक चीज और हमें समझनी है, वो है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स मतलब कि आप क्वेश्चन को देखें और एक स्टेप करने के बाद आप इसको ये बता दें कि इसका जो आंसर होगा वो कैसा होगा। क्या जो x की वैल्यूज आ रही हैं वो x की वैल्यू सेम होंगी? क्या x की वैल्यू जो आ रही हैं वो x की वैल्यू सेम होंगी? क्या x की वैल्यू जो आ रही हैं वो डिफरेंट होंगी? क्या x की वैल्यू जो आ रही है वो रियल होंगी या फिर वो इमेजिनरी होंगी? रियल, इमेजिनरी? जी हाँ। देखिए जो नंबर सिस्टम होता है, तो जितना पूरा नंबर सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कि इस पूरे नंबर सिस्टम को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रियल और एक पार्ट होता है इमेजिनरी। ठीक है, तो अभी हम लोग को इमेजिनरी नहीं पढ़ना है, अभी हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, रियल पढ़ना है। ठीक है, तो इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी का एक हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, मतलब एक हम एग्जांपल दे देते हैं, ऑप्शन बोलो। इमेजिनरी का एग्जांपल हम आपको देते हैं कि x = √-7। आप क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? रूट के अंदर माइनस आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है, नहीं निकाल सकते आप इसकी वैल्यू। ठीक है, जिनको होगा तो वो ये लिख देंगे √7 आई। ठीक है, तो ये नंबर जो होते हैं हमारे पास, जहां रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, जहां रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाता है। उसको हमारे यहाँ अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो हम बस एक लास्ट टॉपिक रह गया जो समझना है, कंसेप्ट रह गया है। वो कंसेप्ट हमारे पास क्या है? नेचर ऑफ द रूट्स। वो हमारे पास टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ द रूट्स। चलिए देखते हैं हम इसको, नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स में हमें सबसे पहले जानना है डिस्क्रिमिनेंट।
हाँ डिस्क्रिमिनेंट, हाँ डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। जो हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, मतलब इस इक्वेशन में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग तीन चीजों से रिलेट करते हैं, तीन चीजों से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? तीन चीजों से। पहला डिस्क्रिमिनेंट को रिलेट करते हैं कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। सेकंड को रिलेट करते हैं इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। भाई जब ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन 0 नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचा कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, उस कंडीशन में जो पहली कंडीशन है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो रूट्स आपके रियल होंगे, और जब d 0 के बराबर होगा तब भी रूट्स आपके रियल होंगे। तो भाई सिर्फ एक कंडीशन है, और इस कंडीशन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि जब d 0 से कम है, जब d लेस देन 0 है, तो उस केस में रूट्स आपके कैसे होंगे? इमेजिनरी। कुछ रूट्स में आप कैसे होंगे? इमेजिनरी। सर आपने एक बात और कही थी कि रूट्स इक्वल और डिस्टिंक्ट वाली कंडीशन भी हम देख के बता सकते हैं। हाँ बता सकते हैं। जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं। अभी मैं बताता हूं कैसे होते हैं। जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, और जब d 0 नहीं होता है तो रूट्स आपके डिस्टिंक्ट होते हैं। जब d 0 नहीं होता है तो रूट आपके डिस्टिंक्ट होते हैं, इसमें भी डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, रूट्स आपके डिस्टिंक्ट होते हैं। तो अब बता दें कि इक्वल कैसे हो जाते हैं। देखिएगा, इस हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ध्यान से देखिएगा, ये टर्म क्या हो गया आपका? 0। यही तो टर्म d है, तो इसकी जगह हम क्या लिख दें, या इसको लिखा रहने दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारे पास ये हो गया टर्म 0, तो यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या बची? माइनस बी अपॉन 2a। तो x की जो दो वैल्यूज होंगी वो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, माइनस 2 अपॉन बी ए कॉमा माइनस बी अपॉन 2a, सॉरी माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होगा, अगर किसी भी इक्वेशन में आपको दिखे ना कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो सिंपल से यही आंसर लिख दो, उस इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स आपको समझ में आ गया। बहुत से क्वेश्चन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनता है कि काली आप जो है हमको नेचर ऑफ द रूट्स बता दीजिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। ठीक है, आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर आपको जो चाहते हैं कि कुछ नया टॉपिक आपको समझना है उसका वीडियो मैं बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स लोगों को इसको शेयर करिए। जितने ज्यादा आप शेयर करेंगे इसको, उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। जय हिंद।